अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे के आगाज में हुकूमत के बड़े फैसले की बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली, वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, आगाह कीजिएगा। देखिए, हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट में बड़ी तब्दीली सामने आई है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसके मुताबिक जब भी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता था तो कोई भी वजीर, पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर या वजीर आज़म इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते थे। लेकिन अब तमाम सियासी जमातों के कोड ऑफ कंडक्ट के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है और इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट में एक बड़ी तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक अब वुज़रा, पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स और जो दीगर ऑफिस होल्डर्स हैं वो इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। ये सियासी जमातों के कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया है और इस हवाले से काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दे दी है। मंजूरी भी दे दी गई है। इस सिलसिले में आप हमें आगाह कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है। बड़ा और अहम फैसला, तब्दीलियाँ की गई हैं। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली कर दी गई है। वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे इस तब्दीली के बाद, जबकि काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दे दी है। तमाम सियासी जमातों के कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसी बिना पर यह तब्दीली की गई है। बड़ा फैसला किया गया है। अब वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। बिल्कुल, तमाम सियासी जमातों को कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली की है और इस हवाले से काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। आपको बताया कि मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कहना है कि अपोजिशन के ख्यालात के मुताबिक कानून नहीं बन सकता। पहले कानून पढ़े फिर एतराज करे। कानून के तहत सिर्फ हुकूमत नहीं, अपोजिशन के सरबरा, MNA, MPs भी इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं। अपोजिशन के जो ख्यालात हैं उनके मुताबिक कानून नहीं बन सकता। वो कानून पढ़ के सवाल करना मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, अपोजिशन की तरफ से भी या कोई और करे, कि पहले ही लिखा हुआ है कि सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो जो ऑर्डिनेंस है, अगर कोई पढ़ना चाहे और उसको पहले पढ़े तो उसको मिल जाएगा, जहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि कोई सरकारी मशीनरी ना इस्तेमाल होगी और ना ही सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये इंसानी हुकूक से मुतसादिम थी ये शिकें जो 2017 के इलेक्शन एक्ट में लाई गई थी पिछली गवर्नमेंट के दौर में। उनको हमने बैलेंस किया है। अब ये होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरबराह हैं वो सिर्फ हुकूमती पार्टी नहीं है, दूसरे भी वो जा सकते हैं, वो जाएं। और जितने MNAs हैं, कुछ इलाकों में हमारे MNAs होंगे, कुछ इलाकों में दूसरे MNAs होंगे, वो जा सकते हैं, वो जाएं। नून लीग का इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली को चैलेंज करने का फैसला। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि हुक्मरान जमात ने अपने फायदे के लिए ये फैसला किया। इसको पहले बहस के लिए असेंबली में लाना चाहिए था। समा से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जी अगर वजीर और मुशीर हिस्सा लेंगे इलेक्शन कैंपेन में तो उनको शायद फायदा होगा। एक तो रूलिंग पार्टी की तरफ से ये आना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं ना, अपने ही फायदे के लिए कानून लेके आ रहे हैं। दूसरी इसमें खराबी ये है कि आप क्यों ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आ रहे हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डिबेट नहीं होना चाहिए, इसको असेंबली में नहीं पेश होना चाहिए। इसकी कोई कमेटी इस पर पूरा उसका तमाम पहलुओं से जायजा ले कि इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या हुकूमत का क्या कहना चाह रही है, क्या अचीव करना चाह रही है। हम तो आवाज अपनी जैसे अभी उठा रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी उठाएंगे, जो भी हो सकेगा। फिर जाहिर सी बात है हमारे जो लीगल जो पहलू है उसके हिसाब से उसको चैलेंज करेंगे। और आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी की समा से गुफ्तगू, कहा कि अगर ऐसा कोई कानून सेनेट में आया तो इसके खिलाफ मोशन मूव करेंगे। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन का काम है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और वो इलेक्शन एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके नीचे इलेक्शन कमीशन रूल्स बनाता है। उसने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट में उसकी जो स्पिरिट है वो ये है कि गवर्नमेंट इलेक्शन कैंपेन को इन्फ्लुएंस न कर सके। जो इनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है वो इलेक्शन कैंपेन में इंटरफेयर न करें, क्योंकि इंतजामिया उनके मतहत होती है, लोकल बॉडीज की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उनके मतहत हैं।
तो इसलिए उनको कोई बेनिफिट जो है कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट साइड से नहीं मिलना चाहिए। नेशनल असेंबली में भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कोई जो ऑर्डिनेंस जारी होता है उसकी डिसअप्रूवल की प्रोविजन पार्लियामेंट के पास है। वो जब वो ले करेंगे तो सेनेट पे हम इसकी डिसअप्रूवल जो है हम मोशन मूव करेंगे उसके लिए। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन शहीद हो गए। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। वो तकरीबन 20 मिनट यहाँ भागते रहे, हम उनके पीछे पत्थर मारते रहे, मगर कोई पुरसान हाल नहीं था। इस खून का हिसाब उनसे चाहिए। ये खून इनकी गर्दन पर है, ये पुलिस की गर्दन पर है, ये रेंजर्स की गर्दन पर है, ये हुकूमत सिंध की गर्दन पर है। ना डरते हैं ना नादिम है, हाँ कहने को वो खादिम है। जिम्मेदार मुराद अली शाह डायरेक्ट है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम है। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। डाकुओं पर शेर की तरह हमला करने वाले समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत को 28 घंटे गुजर गए। पुलिस के बढ़ चढ़कर दावे किसी काम ना आए। जाए वकुआ के करीब 2 पुलिस स्टेशंस और रेंजर्स के 3 स्टेशन होने के बावजूद डाकू कहां गायब हुए कुछ मालूम ना हो सका। हमें उनकी आज हर हाल में उनकी गिरफ्तारी चाहिए। गवर्नर ने कह तो दिया मगर अमल क्या हुआ? वक्त आगे बढ़ता गया लेकिन पुलिस वहीं खड़ी रही। अतहर मतीन को शहीद करने वाले डाकू कहां फरार हुए? वो कौन थे? पुलिस गिरफ्तारियां तो दूर, कोई मालूमात इकट्ठी ना कर सकी। जाए वकुआ से 1 से 2 किलोमीटर के दरमियान 2 पुलिस स्टेशन और रेंजर्स के 3 स्टेशन हैं, मगर 20 मिनट तक सड़क पर असलहे के साथ तमाशा करने वाले डाकू किसी कानून नाफिज करने वाले अहलकार को नजर नहीं आए। हमें कुछ क्लूज हैं इसमें, इंशाल्लाह हम पूरी एफर्ट करेंगे कि ये जल्द से जल्द पता लगे। एडिशनल आईजी का वो जल्द से जल्द भी अब तक ना आया। जल्द से जल्द पता लगे। यही होता रहा है और क्या यही होता रहेगा? दिन भर दावे और बढ़ चढ़कर सिर्फ दावे ही होते रहे, मगर पुलिस के हाथ कुछ ना आया। समा के शहीद सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। शहीद की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन यासीनाबाद कब्रिस्तान में होगी। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत, ऐसे में शहीद की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा की जाएगी। शहीद की मैयत घर पहुंचा दी गई है और ऐसे में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। जमजम सईद और साथ साबरी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले जमजम, आपकी जानिब में आऊँगी। शहीद की मैयत घर पहुँचा दी गई है, यकीनन हर आँख यहाँ पर अश्कबार होगी। जी बिल्कुल मारूक, समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन का जस्तेखाकी जो है वो घर पहुंचा दिया गया है। हर आँख का अश्कबार है। आज बाद नमाज ज़ोहर जो है वो नमाज जनाजा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में अदा की जाएगी, जबकि मज़ीद मेरे साथ उनके भाई मौजूद है तारिक मतीन, उनसे बात करेंगे। भाई बताइएगा क्या कहेंगे, ये दुख बहुत बड़ा है। जी अभी हम ये जो सिद्दीक़ अकबर या मस्जिद सिद्दीक़ अकबर जो है यहाँ ब्लॉक 5 में, यहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे और उसके बाद यासीनाबाद कब्रिस्तान में उन्हें हम सुपुर्द खाक करेंगे। और ये इसलिए था कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो कोयटा से आ रहे थे, वो आ चुके हैं, तो अब हम उन्हें सुपुर्द खाक करेंगे। मैं बहुत कल से अब तक मैंने आप लोगों से बात की, अपनी मीडिया फैमिली से, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान से लोगों ने। आज मैंने सोशल मीडिया पर अतहर के लिए इंसाफ की अपील की और ये इंसाफ की अपील पूरे पाकिस्तान से लोगों ने सुनी, पाकिस्तान से बाहर से लोगों ने सुनी, जिन्होंने साथ दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये हमें इंसाफ चाहिए। एक दूसरा, मैंने कल कुछ बातें, मैं बहुत कर्ब में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ, हम पूरी फैमिली बहुत कर्ब में।
और बहुत सदमे में। मैंने कुछ बातें की थी, मैं उनको दोबारा कुछ रीफ्रेज करके सही लफ्ज़ों में इस वक्त कुछ कंपोस्ट कंडीशन में शायद मैं अब दोबारा रखना चाहूँगा। हम अत्थर को सुपुर्द खाक करने के बाद स्वयं के बाद जाएंगे इस मुताल्लिक़ा थाने के बाहर और हम पुरअमन धरना देंगे और हम वहाँ इंसाफ मांगेंगे। ये इंसाफ हमारा, इस शहर के लोगों का हमारा हक़ है और ये इस हुकूमत का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ़र्ज़ है। यह हक़ और फ़र्ज़ का एक सीधा फ़लसफ़ा है जिस पर इस रियासत को अमल करना है। यह हमारा हक़ है और ये इस हुकूमत का, इस रियासत का फ़र्ज़ है और हम वहाँ पुरअमन इंसाफ मांगने जाएंगे। मैंने कल शदीद कर्ब की कैफियत में कुछ बातें की थी, इसलिए मैं दोबारा इन बातों को दोहराना चाहता हूँ कि हम इंतहाई पुरअमन अंदाज में, मेरा भाई लुटेरों से टकराया था, मेरा भाई जान बचाने वाला था, हम जान बचाने वाले हैं, हम जान लेने वाले नहीं हैं, हम जान देने वाले हैं। इस शहर के लोग आग बुझाने वाले हैं, आग लगाने वाले नहीं हैं। हम आग बुझाने वाले हैं, हम आग लगाने वाले नहीं हैं। हम खुद जल रहे हैं लेकिन हमें इंसाफ चाहिए और ये इंसाफ हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल, अत्तर भाई मारूख हमारे लिए चांद जैसे भाई थे जो हमसे दूर हो गए। इसलिए मैं ये अत्तर भाई के लिए आज कहूँगी कि ये देश है अंधे लोगों का, ये चांद यहाँ ना निकला कर। लेकिन जमजम वो चांद निकल के गुरूब भी हो गया है। हमारे साथ आप रहिएगा, हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे साद साबरी से भी। साथ बताइएगा, आप इस वक्त बाहर मौजूद हैं, कौन कौन आया है, किस किस से आपकी मुलाकात हुई है? यकीनी तौर पर रिक्कत आमेद मनाजिर वहाँ पर भी होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है मारूख, रिक्कत आमेज़ मनाजिर यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। कोई आँख तो ज़ारो कतार अश्कबार है, रोए जा रही है, तो को जब्त करने की कोशिश कर रहा है। शहीद अत्थर मतीन साहब का जसद खाकी अब से कुछ देर कबल ही उनके बड़े भाई की रिहाइशगाह में जो है वो पहुँचा दिया गया है। यहाँ पर सुबह से ही तांता बंधा हुआ है, मीडिया इंडस्ट्री के लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। दीगर शख्सियात भी यहाँ पर आ रही हैं, जबकि इस वक्त जो है वो उनका जसद खाकी यहाँ पहुँचा दिया गया है। बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा अदा की जाएगी क्लिफ्टन में ही, और उसके बाद यासीनाबाद कब्रिस्तान में शहीद का जसद खाकी जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें सियासी और मजहबी शख्सियात की, सियासी और दीगर जो समाजी शख्सियात हैं, तो उनकी भी आमद नमाज जनाजा में मुतवक्के है। गवर्नर सिंध ने भी जो है वो नमाज जनाजा में आने का ऐलान किया था। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर एक दिलखराश मनाजिर हैं, किस तरीके से हमारे मीडिया वर्कर्स ये सदमा बर्दाश्त कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल मरहला है, किस तरीके से हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हुए सहाफती जिम्मेदारियां भी निभानी है, खबरें भी लोगों तक पहुंचानी है और वहां पर क्या हो रहा है वो भी करना है। और यकीनी तौर पे हम कोशिश ये भी करेंगे कि यहाँ से इतनी आवाज़ उठाएं कि शहीद को इंसाफ मिल जाए। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बेहद शुक्रिया। शहर के बीचों बीच सड़क पर सुरमई रंग की कार खड़ी है। कार के अंदर लाश पड़ी है, लाश का सीना चाक हुआ है। फूल सा लड़का खाक हुआ है। लाश मगर कुछ बोल रही है, राज ये हम पे खोल रही है। चोर लुटेरे राज करेंगे, हम सबको मोहताज करेंगे। इनकी जेब में है रखवाले, वर्दी आधी मन पूरे काले। लाश ये हमसे बोल रही है, राज ये हम पे खोल रही है। रखवाली की मौत हुई है, आज हुकूमत फौत हुई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदम एतमाद की बातें करने वालों को पैगाम दिया। कहा, अपोजिशन जो प्लान बनाए कप्तान इसके लिए तैयार बैठा है, किसी डाकू को एनआरओ नहीं मिलेगा। अदम एतमाद वोट के लिए जल्दी क्या है? शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी की मुश्किल पड़ गई है। उसे पता है जब भी ये केस सुना गया तो इससे तो वो बच सकता नहीं है। फजल रहमान इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया। मरियम बीबी वो भी डरी हुई हैं केस से। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको
फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। ये जो सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, कोई डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा। मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक कौम का पैसा नहीं ये वापस करेंगे। और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद से घबराकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने मंडी बाउद्दीन में एक जलसा आम से खिताब किया। गुजरात से भी पुलिस आई, मंडी बाउद्दीन की सारी पुलिस मौजूद थी, लेकिन ग्राउंड ना भर सका। वज़ीर आज़म जो कहता था मैं सड़कों पर आऊँगा तो तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, आज उसको छुपने के लिए जगह नहीं। अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर आज़म करने को तैयार है। अपोजिशन की आप फिक्र न करें, अदम एतमाद इंशाअल्लाह अपने वक्त पे हो जाए, इंशाअल्लाह मुकम्मल कामयाबी होगी। अदम एतमाद की ही कामयाबी के लिए जाता है। पिछले 3 साल तो वो कहते रहे कि माजी की हुकूमतें जो हैं वो महंगाई मुल्क के मसाइल की जिम्मेदार हैं, लेकिन अब पता चला है 3 साल के बाद वज़ीर आज़म साहब को कि वो जिम्मेदार नहीं है, पूरी दुनिया ही जिम्मेदार है। अवाम भुगतेंगे जो आपकी नालायकी और आपकी चोरी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान के लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर मुखालफिन को सियासी बोने करार दे दिया। एक बार फिर अपोजिशन को अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे दिया। कहा हुकूमत को विफाक में कोई खतरा है न पंजाब में। यकीन जाहिर किया कि जहांगीर तरीन पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। ये मुंह और मसूर की दाल। उनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असेंबली में उन्होंने वोट क्या पूरा करा। जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। इस वक्त चेंज कहीं भी नहीं आती, इसलिए कि अगर हुकूमत मजबूत हो तो कोई छोड़ के नहीं जाता। हमारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई खतरा है ना पंजाब में। जहांगीर तरीन साहब मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इंडक्ट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और खुसूसन उन वजारतों में जहाँ पे अभी का पार्टी अहदे दिए गए। इमरान खान के लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं। फजलुर रहमान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने। मरीम नवाज अपने पैसे अगर लंदन से वापस नहीं आए हैं तो हमारे काफ़ी हालात अच्छे हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब मुल्क का वजीर आजम गालियां दे तो सोचें सूरत हाल किस नहज पर पहुंच चुकी होगी। दावा किया कि उनके अपने लोग तंग हैं और अगला इलेक्शन उनके साथ नहीं लड़ना चाहते। हुकूमत के इत्तेहादियों से बातचीत चल रही है, हम एम्पायर की उंगली की तरफ देख रहे हैं, ना ही किसी एम्पायर को मुल्क की सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए। वजीर आजम ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है वो कल गालियां दे रहा है। इनके अपने लोग इनसे इतने तंग हैं और वो अगला इलेक्शन इनके साथ लड़ना चाहते हैं, ना वो अगली सियासत इनके साथ करना चाहती है। अपोजिशन जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी अपना रही है, एहतजाज भी हम करेंगे और उसके अलावा अदम एतमाद भी इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अवाम की दुआओं से जो है वो अदम एतमाद भी कामयाब होगा। नैब से नाकामी के बाद अब FIA को मुतहर्रिक किया हुआ है, एंटी करप्शन को मुतहर्रिक किया हुआ है। किसी एम्पायर की उंगली नहीं होनी चाहिए, किसी एम्पायर को मुल्क के सियासी मामलात में मुखल नहीं होना चाहिए। और अब आपको बताएं कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जनवरी के लिए बिजली 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। नेपरा दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं वहाब कामरान से। वहाब, आगाह कीजिए इस बारे में। जी, बहुत बड़ा इजाफा मांगा गया है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से। नेपरा को दरख्वास्त दी गई है कि बिजली की कीमत में 1 माह के लिए 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए और ये इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में मांगा गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है CPPA ने कि जनवरी में बिजली की पैदावारी लागत 12 रुपए 61 पैसे रही, जबकि जनवरी में जो नेपरा की जानिब से पेशगी फ्यूल लागत दी गई थी वो 6 रुपए 51 पैसे थी और इसी 6 रुपए 10 पैसे के फर्क को सारिफिन से वसूल करने के लिए नेपरा से इजाजत मांगी गई है। 28 फरवरी को अथॉरिटी समाअत करेगी और उसके बाद इस दरख्वास्त के हवाले से अपनी फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। बिलाखिर कराची की उम्मीद बर आई।
अभी खबर ये आ रही है कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। दुबई में 10 रोज तक करंतना करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। नवीन अली हमारे साथ हैं। नवीन, क्या तफसीलात हैं? जी, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान जो है वो लाहौर से दुबई रवाना हुए थे एक दिन के पहले, जहाँ पर उनका टेस्ट जब यहाँ से रवानगी से पहले जो टेस्ट करवाए गए थे वो उनके टेस्ट नेगेटिव आए थे, लेकिन दुबई पहुँचने के बाद जब उनके कोरोना के टेस्ट करवाए गए हैं वो मुस्बत आ गए हैं। और कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने पर उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को एक होटल के कमरे में करंतना कर दिया गया है, जबकि उनके साथ मौजूद 18 रुकनी टीम को दूसरे होटल शिफ्ट कर दिया गया है और उनको भी जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाने की ताकीद की जा रही है। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का दुबई में कॉन्सर्ट था और आइंदा 10 रोज चुके अब वो करंतना में रहेंगे, तो उनके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कॉन्सर्ट थे, कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज थी जो कि ठीक है, इसमें कोई तब्दीली आ सकती है, इस वजह से बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-16 में पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के ऑफिसर्स फ्लैट्स की अलॉटमेंट का इफ्तिताह पौने 2 साल की ताखीर से गुज़िश्ता माह 25 जनवरी को वज़ीर आज़म से कराए गए इफ्तिताह पर क्या उन्हें दुरुस्त मालूमात भी दी गई थी या नहीं? इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की इस रिपोर्ट में जानते हैं। PHA ऑफिसर फ्लैट्स का मंसूबा 2016 में शुरू हुआ। 43 ब्लॉक्स में 1612 अपार्टमेंट्स की तकमील होना थी जून 2019 में, जबकि वजीर आजम इमरान खान से अलाटमेंट का 25 जनवरी 2022 को इफ्तिताह करवा दिया गया। जमीनी हकाइक तो कुछ और ही हैं। बात करें अलाटीज से तो वो PHA वालों को कोसने देते नहीं थकते। वजीर आजम साहब 2 कदम चल के अंदर आके 1-2 चीज को देख लेते, उनको पता चलता कि भाई असल काम क्या हुआ है और क्या होना बाकी है। प्रोग्रेस मुझे नजर आ रही है। ये 1-2 माह तो छोड़े, मुझे तो लगता है कि 1-2 साल में भी शायद ये हमें फ्लैट जो है वो नहीं मिल सकेगा। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सपीडाइट करें। साइट इंचार्ज ने अलाटीज को मजीद चंद हफ्ते इंतजार का मशवरा देते हुए बड़ा दावा भी कर दिया। 31 मार्च को हमने ये 6 ब्लॉक हैंड ओवर करने हैं PHA को। 504 फ्लैट्स हैं टोटल जो हमने हैंड ओवर करने हैं। 168 रहते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं अभी। सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का मौक़िफ़ जानने के लिए समा की जानिब से बारहा कोशिशें बेसुध साबित हुई। कंट्रैक्टर्स के मुताबिक 48 फ्लैट्स पर मुश्तमिल एक ब्लॉक 28 फरवरी को PHA के हवाले करेंगे। वज़ीर आज़म को औरत मार्च से रोकने से मुतालिक वज़ीर मजहबी उमूर की जानिब से लिखे गए खत की शीरी मज़ारी ने सख्त मुखालफत कर दी। कहा जिसका जी चाहे हिजाब डे मनाए, जिसका दिल करे औरत मार्च निकाले। नुमाइंदा समा ज़हीर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक ने कहा कि अपोजिशन को उस हाथ की तलाश है जो सारी दुनिया में हुकूमत के साथ एक पेज पर होता है। मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों लिया तो वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों पर मरियम नवाज की तनकीद का करारा जवाब भी दिया। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह कादरी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा गया है जिसमें ख़वातीन के आलमी दिन पर जो औरत मार्च होना है उस पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं समझ आती कि किसी मार्च को रोकना उनका हक बनता है, ये जमहूरी हक है। आप मार्च निकालें या सॉलिडेरिटी शो करें। रिलीजियस पार्टीज की भी खवातीन अपना मार्च निकालती हैं, हर दूसरे दिन सियासी पार्टीज लॉन्ग मार्च कर रही हैं, उनको तो हम रोक नहीं रहे। अगर खवातीन एक बैनुल अक़वामी दिन है तो उसको आप चाहे औरत मार्च करें या आप हिजाब डे करें, जो भी करें, हक बनता है खवातीन का उस दिन। पूरी दुनिया में खवातीन वो दिन को मनाती हैं, तो इधर क्यों ना मनाएं? तासर अपोजिशन ये दे रही है कि हाथ हट गया गवर्नमेंट से। हाथ रखना, हाथ हटने की बात नहीं है। लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर सक रहे कि बहुत अरसे के बाद सिविल मिलिट्री एक पेज पे जो दुनिया में होना चाहिए, और अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट साथ है हुकूमत के तो सारी दुनिया में यही होता है। इधर पता नहीं ये अनोखी बात समझी जाती है, तो फिर बात आती है हाथ हट गया, हाथ आ गया, ये दिस इज नॉनसेंस। अब हालांकि हमारे ऑपोजिशन वाले दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी से मिलने, इधर उधर, एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ बैकडोर तरीके ढूंढते हैं। करें जो करना है उन्होंने। हैरानगी की बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो खुद असेंबली में नहीं है, अब वो चाह रहे हैं पावर उन्हें मिल जाए किसी तरह। अब वो चाह रहे हैं बैकडोर से किसी तरह फिर वापस आ जाए, क्योंकि उनको वाजे हो गया है अभी भी लोकल बॉडी इलेक्शन DI खान में हार चुके हैं जो उनकी कंस्टिट्यूंसी थी। मुल्तान के इलाके राइटर्स कॉलोनी के मकीन सिवरेज के मसाइल से दो चार हैं। बोलो मुल्तान में बता रहे हैं आलमगीर खान। मेरा नाम आलमगीर खान है।
ये NA 156 शाह महमूद कुरैशी यहाँ के MNA हैं, राइटर्स कॉलोनी का इलाका है। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल इधर धर्म भरम है। 1.5 साल से ये काम चल रहा है। ये हमारे चलने का रास्ता है। ऐसा लगता है कि हम जो है ना किसी पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं। ये मशीनरी तकरीबन 1 महीने से बंद खड़ी है। पानी आप देख रहे हैं, गंदा पानी है, इससे बीमारियां फैल रही हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारा हुकूमत से अपील है कि हमारे इस मसले को फौरी तौर पे हल किया जाए और तहरीक इंसाफ से इस इलाके को इंसाफ नहीं मिल रहा।